नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की हम कैलकुलेशन कर चुके। इसमें जो टास्क हमें दी गई थी वो टास्क सिंपल थी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में चालक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्लियर साहब? वो सारा आपको डिटेल में समझा दिया गया था, क्योंकि अपनी छड़ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में थी। इससे प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकला था E बराबर VBL। अगर छड़ चुंबकीय क्षेत्र से किसी कोण थीटा पर होती तो आपको यह भी बता दिया गया है कि अगर कोई कोण थीटा हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना इस वाले सूत्र से करें, है ना। ये थीटा बराबर 90 के लिए है ही सही। अपने केस में थीटा बराबर 90 था तो अपना परिणाम यानी रिजल्ट ये वाला प्राप्त हुआ था। आपको उस एप्लीकेशन में डिटेल में चित्र भी समझा दिया, डेरिवेशन भी समझा दिया और ये भी स्पष्ट बता दिया कि वह कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें चालक छड़ के चुंबकीय क्षेत्र में चलने के बावजूद विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। जैसे चुंबकीय क्षेत्र और चालक छड़ का वेग दोनों एक ही दिशा में हैं, कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। चालक छड़ का वेग और उसकी लंबाई एक ही दिशा में है तो भी कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र और चालक छड़ की लंबाई दोनों एक दिशा में है तो भी कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम ये अच्छे से क्लियर कर लें कि चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति से हमेशा विद्युत वाहक बल प्रेरित हो, यह जरूरी नहीं है। फिर आपको इसका एक हिंट भी दे दिया गया था कि साहब चालक छड़ की गति से विद्युत वाहक बल तभी प्रेरित होगा जबकि चालक छड़ के चलने से चुंबकीय बल रेखाएं कटती हों, या यूं कहते हैं वह सभी कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेंगे जिनसे या जिनमें छड़ के द्वारा बल रेखाएं काटी जाती हों। तो सब मैं अभी तो ये चीजें थ्योरेटिकली समझा रहा हूं, इसका एक पूरा मैं सोच रहा हूं चैप्टर के बाद न्यूमेरिकल लूं तो वो वापस रीमेमोराइज कराना हो जाएगा, यानी दोबारा याद दिलाना हो जाएगा। तो मेरा प्लान ये है कि आपको ये न्यूमेरिकल से भी समझाया जाए कि साहब चालक छड़ को इस दिशा में रखा है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा या नहीं होगा। तो ये मैं आपको बाद में न्यूमेरिकल से बहुत डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अभी थ्योरेटिकल पहले कर लेते हैं, फिर इसका दोहरान करेंगे न्यूमेरिकल के समय। क्लियर सब? दूसरी बात मैं आपको पहले वाले लेक्चर में यह भी बता चुका हूं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा सदैव आरोपित विद्युत वाहक बल और आरोपित धारा का विरोध करते हैं। इनमें माइनस होने का एक ये भी तरीका समझ सकते हो आप कि ये आरोपित का सदैव विरोध करते हैं, है ना साहब। हालांकि मैंने ये बता ही दिया कि माइनस लेंज के नियम के कारण लगा है, क्योंकि लेंज ने स्पष्ट किया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सभी घटनाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे स्वयं उसकी उत्पत्ति हुई। इससे हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल के सूत्र में माइनस चिन्ह लिया हुआ है। आप न भी लें, आप माइनस लगाना भूल भी जाते हैं न्यूमेरिकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है साहब, है ना। तो साहब प्रेरित विद्युत वाहक बल की टास्क अपन कर रहे हैं। एक अपन ने कंसीडर कर ली। एक चीज और बता दूं पहले मैंने ये भी आपको बता दिया कि धारा विद्युत वाहक बल के सूत्र वही रहेंगे जो आपके धारा विद्युत में थे। बस धारा के सूत्र में यहाँ प्रेरित धारा एडजस्ट कर दी जाएगी और विद्युत वाहक बल के सूत्र में यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल एडजस्ट कर दिया जाएगा, जैसा इस टॉपिक में किया था। अब सब बात समझे, लास्ट है ना।
मैंने आपसे कहा था कि इसका चित्र जो आपने ढंग से देख ही लिया था, और इस सूत्र जो आपके सामने मैंने लिख ही दिया, इसका यूज करके हम आगे वाली कुछ और एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो देखो, अब मैं जो एप्लीकेशन करूंगा अभी इस आज वाले लेक्चर में, तो देखना सब इसी से करूंगा। अब कैसे करूंगा वो आपको दिखाता हूं। आज सब अपन एप्लीकेशन ले रहे हैं, इसमें सब चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ना के लंबवत तल में चालक छड़ की नियत कोणीय वेग से गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब देखो सब, मैंने यहां फिर चुंबकीय क्षेत्र एक समान लिया है, ये लिख रखा, और उसके लंबवत तल में चालक छड़। देखो आप, यही फॉर्मूला आ गया, क्योंकि इसके लिए थीटा बराबर क्या था, 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन पहले यानी पिछले लेक्चर में छड़ की रैखिक गति थी और इसमें नियत कोणीय वेग से गति है। तो पहले मैं आपको गति समझाता हूं, छड़ किस तरह से गति कर रही है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम क्रॉस यानी चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर दर्शा रहे। क्रॉस को समान दूरी पे दिखाना, ये बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र एक समान है ना। ठीक है सब, चालक छड़ वगैरह अभी सब रखूंगा मैं। पहले मैं नियत कोणीय वेग से घुमाने का पथ बना देता हूं, है ना। ये सब नियत कोणीय वेग ओमेगा से हम छड़ को घुमाएंगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं इस वाली सिचुएशन की पूरी नकल करूंगा, यानी मैं एप्लीकेशन को जो अपन ने पिछले लेक्चर में की थी उसमें कन्वर्ट करूंगा। देखो आप, मैं छड़ को भी उसी स्टाइल में रखता हूं। ये देखें आप, ये छड़ का सिरा P, ये मैंने केंद्र बना दिया, और ये सिरा Q, ये परिधि पर ला दिया, है ना। तो आप देखो, जो नियत वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में चल रही छड़ PQ भी मैंने ऐसे ही रखी थी, उसी चित्र की यहां भी कॉपी कर ली ताकि मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकूं, है ना साहब। चलो सब, ये छड़ है साहब कैपिटल L लंबाई की, इस छड़ की लंबाई लिख दी मैंने कैपिटल L। पूरी कॉपी करूंगा पूरी, है ना। ये सब नियत कोणीय वेग ओमेगा से बिंदु P के पारित है, यानी P इसका केंद्र, P के पारित है वृत्ताकार पथ। अब वृत्ताकार पथ कितनी त्रिज्या का हो गया वो आप समझ गए होंगे। L त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति कर रही है। अब देखो सब, इसको कहते हैं चालाकी। अब जो मैं खेलने जा रहा हूं वो चालाकी कहलाती है। कैसे? अब देखो, छड़ को तो मैं रैखिक गति में बता नहीं सकता, क्योंकि मेरा टॉपिक कहता है कि वो वृत्ताकार पथ में घूमेगी, तो उसकी गति को मैं रैखिक नहीं बोल सकता। अब रैखिक नहीं बोल सकता तो फिर इस वाले सूत्र का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तो इस सूत्र का इस्तेमाल करना है।
इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो मैं क्या एक चालाकी कर रहा हूं उसको देखो आप। मैं कहता हूं बिंदु P के सापेक्ष L दूरी पर चालक छड़ का एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं dl। इस अल्पांश की लंबाई कितनी बता दें अपन, dl। थोड़ा नीचे लिख दिया मैंने, लेकिन आपको बता दिया कि वह किसकी लंबाई है, अल्पांश की। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। यह अल्पांश की लंबाई ले ली, ठीक है। कॉपी करने जा रहा हूं मैं, पर नकल में भी अकल लगानी पड़ती है ना। इस अल्पांश को अल्प समय के लिए रेखा में या रेखिक वेग v से गतिशील मान सकते हैं। तो देखो साहब, मैंने छड़ के लिए तो नहीं कहा कि छड़ को रेखा में गतिशील मान सकते हैं। मैंने सीधा सीधा कहा कि L दूरी पर मैंने एक अल्पांश लिया। इस अल्पांश dl को अल्प समय में या थोड़े समय में मैं एक सरल रेखा में रेखिक वेग v से गतिशील मान सकता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि पिछले टॉपिक की पूरी छड़ और इस टॉपिक में ये अल्पांश दोनों सेम है। मैंने अल्पांश को किसके समतुल्य ले जाकर रख दिया, छड़ के समतुल्य। यहां पूरी छड़ के लिए कहीं कहा ही नहीं जा सकता था, क्योंकि आप कोणीय वेग लिख रहे हो और यहां भी दिखा रहे हो, है ना। तो पूरी छड़ के लिए तो कैसे कह दोगे कि रेखा में गतिशील है। इससे हमने पिछले टॉपिक वाले सूत्र को उपयोग में लेने हेतु सीधा सीधा कहा कि साहब हम L दूरी पर एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं जिसको अल्प समय में रेखिक वेग v से गतिशील मान सकते हैं। तो इस अल्पांश के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल किससे बता दें, E बराबर VB/L से। तो अल्पांश के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, शॉर्ट में लिख देता हूं, अल्पांश के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, किससे, E बराबर VB/L से। अपने थीटा बराबर 90 डिग्री। अब पहले मैं रुक जाता हूं। देखो मैंने आपसे क्या कहा कि पिछले टॉपिक की नकल करने के लिए पिछले टॉपिक जैसा ही चित्र बनाना पड़ा, सब कुछ वैसा ही कर। पिछले टॉपिक में भी इधर ही चल रही थी छड़, देखो इसमें भी ओमेगा इधर ही दिखाना पड़ा ताकि मैं टुकड़े को इधर ही कर, सब चीज वैसी की वैसी नहीं। बस ये अंतर है कि पिछले टॉपिक में पूरा छड़ और इस टॉपिक में अल्पांश दोनों एक जगह खड़े हैं ना। तभी तो मैं अल्पांश के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उससे निकाल। तो जब आप उस सूत्र का इस्तेमाल करोगे तो चित्र भी, दिशाएं भी, सब कुछ कॉपी होनी चाहिए। वो हो इसीलिए देखो केंद्र P से L दूरी पर छोटा सा अल्पांश चुना जानबूझकर, है ना। तो सब अल्पांश के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल DE बराबर, फॉर्मूला उठा लो, VB/dl। ये लो सर, आगे ऐसा कैसे यूज है ना। अब क्योंकि V बराबर R ओमेगा, R की जगह क्या लूं, L, तो V इज इक्वल टू L ओमेगा। V की जगह रख दो मान। इसलिए अल्पांश के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल तो ओमेगा B/L/dl है ना। ये मैंने V की जगह रख दिया, अब अरेंज कर दिया थोड़ा सा, ओमेगा B, ये B ही सही अपनी जगह पे, ओमेगा आई गया, LDL के साथ कर दिया है ना। तो सब ये अल्पांश के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल दिया, क्लियर है ना। अब आता है छड़ के सिरों पर, या यूं कह दें छड़ के सिरों पर प्रेरित कुल विद्युत वाहक बल है ना। तो आता है ये लो साहब, छड़ के
सिरों पर कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये लो सब, इतनी सी मेहनत करनी पड़ती। समाकलन कर दो, ई ओमेगा की वजह तो बाहर निकाल दो। छड़ कहां से कहां तक है, 0 से कैपिटल एल, एल डी एल। ये लो सब। तो अगर आप टेक्निक समझ रहे हो तो काम टेक्निक से करो, काम तुरंत होता है, आपके सामने दिख रहा है। क्लियर है ना? एल डी एल समाकलन करें तो ई ओमेगा बी, ये समाकलन हो गया साहब एल स्क्वायर अपॉन 2, 0 टू कैपिटल एल। अपर लिमिट ही रखनी है, लोअर लिमिट तो 0 है, तो ई ये हाफ बाहर निकाल दो, ओमेगा बी बाहर है इससे, एल स्क्वायर की जगह अपर लिमिट रख दो। ये लो सब। तो आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाता रहूंगा कि आपको कुछ करना नहीं है। आप पिछले एक टॉपिक को बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर समझो, है ना? उस एक टॉपिक को समझकर बाकी चित्र उसी जैसे बनाओ, और वो कि वो इस सिचुएशन क्रिएट करो और ये फॉर्मूला लो जैसे मैंने ले लिया और काम करो। इसका एक रूप और है साहब, एक आवृत्ति के रूप में भी। वैसे तो काम अगर आप क्या नाम से एकेडमिक में परीक्षा दे रहे हैं या एकेडमिक के स्टूडेंट हैं तो इतना ही पर्याप्त है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो एकेडमिक वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। स्पेशली आरबीएससी वाले बच्चों को ये ध्यान रखना है कि ये टॉपिक उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। तो आरबीएससी वाले बच्चे ध्यान रखें, वो यहीं तक ही करें। अब जो आगे कर रहे हैं वो तो एक्स्ट्रा चीज है, उसका रूप है फॉर्मूले का, है ना। तो सब यदि छड़ की आवृत्ति है ना एफ है, तो अगर छड़ की आवृत्ति एफ है तो ओमेगा बराबर क्या लिखेंगे अपन, 2 पाई एफ लिखेंगे। रख दो सब, एक और रूप बन जाएगा, एक्स से प्रेरित विद्युत वाहक बल 1/2 ओमेगा की जगह आप रख दें 2 पाई एफ, है ना, बी एल स्क्वायर। ये 2 से 2 कट गया, इसको थोड़ा सा अपन जमा देते हैं याद करने के हिसाब से, बी पाई एल स्क्वायर और ये एफ। अब पाई एल स्क्वायर क्या है सब, छड़ द्वारा निर्मित वृत्त का क्षेत्रफल। आप देखो छड़ कितनी लंबाई की, एल लंबाई की है, पी केंद्र है, तो एल लंबाई की छड़ है, तो छड़ द्वारा निर्मित वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई एल स्क्वायर। तो ये छड़ द्वारा निर्मित वृत्त का क्षेत्रफल, इसने अब लिख दें बी ए एफ, मतलब बाफ करके भी आप इसे याद रख सकते हैं। ये भी वही सेम ही चीज है, ये फ्रीक्वेंसी की फॉर्म है, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो सब एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में चालक छड़ की नियत कोणीय वेग से गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये है ना। न्यूमेरिकल एक साथ कर लेंगे, न्यूमेरिकल और फ्रीक्वेंसी के रूप में ये। अब कुछ महत्वपूर्ण बात है ना, कुछ महत्वपूर्ण बात में देखो अपने को क्या क्या हेल्प मिलती है। एक तो ये पोलैरिटी पूछता है अपन से, ध्रुवता पूछेगा ये कि सब कौन सा सिरा धनाग्रह और कौन सा सिरा ऋणाग्रह। तो क्योंकि अपन ने कॉपी की, नकल की पिछले टॉपिक की, उसी दिशा में अपन ने चला है, सब कुछ वही किया है। तो जो पिछले टॉपिक में आप बता चुके कि साहब ये Q वाला एंड तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और P वाला एंड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। तो पोलैरिटी आपके पिछले टॉपिक से डिसाइड हो चुकी, और कैसे डिसाइड हुई वो पूरा बताया था आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करके। तो आप पोलैरिटी में बता सकते हैं कि परिधि पर ध्रुवता नेगेटिव होगी
और पी पर यानी केंद्र पर ध्रुवता पॉजिटिव होगी। ये अब दोबारा कोई देखने की या दोबारा मैंने आपको पहले की तरह जो मैंने उसमें समझाया था आपको वैसे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सब कुछ कॉपी है तो पोलैरिटी भी सेम है से। तो एक ये फायदा होता है उस नकल का कि पोलैरिटी के बारे में सोचने की जरूरत पड़ती नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए आप इस छड़ को केंद्र के पारितय घुमाते हैं, है ना, ये आपका पी सिरा, ये क्यू सिरा। अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि आप छड़ को ऐसे केंद्र के पारितय घुमाएं, जैसे इस तरह से घुमाएं, तो क्या होगा? तो साहब यदि छड़ को उसके केंद्र के पारितय नियत कोणीय वेग से घुमाया जावे तो विपरीत और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान समान लेकिन दिशा विपरीत होगी, है ना। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान समान होगा PO और OQ। तो अगर केंद्र के पारितय छड़ को घुमाएंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल दोनों ओर समान होगा लेकिन दिशा विपरीत होगी, फलस्वरूप परिणामी विद्युत वाहक बल 0 होगा। तो आप ध्यान रखें कि अगर एक सिरे के पारितय घुमाते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है वो अपन कैलकुलेट कर चुके। E बराबर हाफ ओमेगा BL स्क्वायर, क्लियर। और यदि अपन केंद्र के पारितय घुमाएंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर 0, क्लियर। तो ये दूसरी एप्लीकेशन कंप्लीट होती है। अब तीसरी एप्लीकेशन इसकी कॉपी हो जाएगी। अब इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके तीसरी एप्लीकेशन कर देंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में अगर इस तरह से चलोगे आप तो आपको ये चैप्टर याद भी होगा और आप इस चैप्टर में गेन भी कर पाएंगे, है ना। मतलब ये चैप्टर आपके लिए बर्डन नहीं होगा, आपको समझ जल्दी आ जाएगा। देखो आप, अब अगली एप्लीकेशन लेता हूं मैं। अगली एप्लीकेशन में वही एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में चालक छड़ के बजाय अब अपन ले लेंगे चालक चकती थाली, है ना। अभी तक तो अपन छड़ ले रहे, छड़ के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल आ चुका। अब इसी का यूज करके अभी 2 मिनट में मैं अगली एप्लीकेशन भी कंप्लीट कर दूंगा। वो मैंने समझा तो दिया आपको। अब मैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में चालक चकती की नियत कोणीय वेग से गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल ये पढ़ाने जा रहा हूं, है ना। तो देखना, अब इसकी कॉपी करता हूं, इस सूत्र को मैं अगले पेज पर लिख लेता हूं। बाकी जो भी संबंधित बातें मैंने इसमें समझा दी है ना। चलो सब, तो चालक छड़ की नियत कोणीय वेग से गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल हाफ ओमेगा BL स्क्वायर। चलो इसको फॉर्मूले को लिख लें, पेज चेंज नहीं करना पड़ेगा मुझे बार बार। अब पहले एप्लीकेशन तो लिखनी पड़ती है, तो एप्लीकेशन लिख दूं, लंबी चौड़ी होगी तो यहीं से लिखना चालू कर देता हूं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में चालक चकती थाली, है ना, आपको समझाया। चालक चकती की नियत कोणीय वेग से गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है साहब। अब साहब चकती है, वही चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में है। चुंबकीय क्षेत्र एक समान ले रहे हैं, है ना। कोणीय वेग पहले की तरह नहीं आता है।
अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, सब सोच रहा हूं छोटा सा चित्र बना के ही बात क्लियर कर दी जाए। तो ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन ज्यादा लंबाई में लेने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। तो पहले तो मैं आपको पथ बना दूं, फिर सारी बात समझ लेंगे। पथ पूरा वृत्ताकार बनेगा जब मजा आएगा ना। तो पथ वृत्ताकार नहीं दिखा था मुझे, मैं दोबारा, देखो व्रत बनाने में कितनी, ऐसा ही नहीं बनता व्रत, यूं। चलो अब व्रत मान लो, है ना। अब देखो सब, अब आप चकती ले लिए, थाली है, इसको थाली दिखाने के लिए हम इस तरह से कोई लगा देते हैं, इसमें यूं चिन्ह है ना, ताकि आप समझ जाएं कि मटेरियल फुलफिल है ना। और इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो इसकी रेडियस दिखा देता हूं। ये सब केंद्र इसका, ये रेडियस दिखा दी, ये रेडियस कैपिटल आर। अब आप वही मानना साहब, चकती दिख नहीं रही होगी, है ना, PQ ही कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये साहब एल की जगह हो गया कैपिटल आर। PK पारित है, वही देखो, वही दिशा लूंगा मैं, नियत कोणीय वेग ओमेगा से चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B के लंबवत तल में ये चकती घूमने वाली बिंदु P के पारित है। ठीक है सर। अब देखो कैसा करिश्मा है, ये यूं कहते कितना छोटा सा आपको हिंट याद रखना है। छड़ के कारण आप चुंबकीय क्षेत्र निकाल चुके हो, E बराबर हाफ ओमेगा B L स्क्वायर, और दूसरा इसका रूप अपन ने BF बाफ के रूप में भी देख लिया, आवृत्ति के फॉर्म में। अब ध्यान से समझो, काम उतना ही है ना। ये थाली है, इसमें मटेरियल है फुलफिल। तो सब इस थाली को केंद्र से परिधि के बीच अनेक छड़ों के रूप में या अनेक छड़ों द्वारा निर्मित मान लेते हैं। उन छड़ों का एक सिरा केंद्र P है और दूसरा सिरा Q परिधि है। तो मेरी बात को समझिए आप, एक बार और बोल देता हूं। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में चालक चकती नियत कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रही है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना के लिए हम इस चकती को AC अनेक छड़ों से मिलकर बना मान लेते हैं, जिनका एक सिरा केंद्र P और दूसरा सिरा परिधि Q पर हो। AC अनेक छड़ों से मिलकर AC एक छड़ आपको दिखा रखी है। इस एक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, अभी एक छड़ की है ना, किससे निकाल दो, तो एक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल किससे, हाफ ओमेगा B L स्क्वायर से। क्योंकि यहां पर L बराबर क्या है सब, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है ना, यहां पर L इज इक्वल टू कैपिटल R, चालक छड़ की लंबाई किसके बराबर है, यहां पे त्रिज्या के बराबर। तो क्योंकि L बराबर कैपिटल R, इसलिए इस एक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये लो देखो डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट। बस L की जगह क्या रख दिया आपने, R। अब ध्यान से समझो आप, अब ऐसी सभी छड़ें जितनी भी आप कंसीडर कर रहे हो, है ना, ऐसी सभी छड़ें जिनका एक सिरा केंद्र P है और दूसरा सिरा परिधि Q है, ये सभी छड़ें समांतर क्रम में हैं और सभी के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E हाफ ओमेगा B R स्क्वायर है। क्योंकि ये समांतर क्रम में है, इसलिए परिणामी प्रेरित विद्युत वाहक बल E, परिणामी को अब रिजल्टेंट के दो और क्या, किसके बराबर होगा, क्यों होगा,
क्योंकि समांतर क्रम में है और आप जानते हैं समांतर क्रम में विभवांतर सदैव समान होता है। अतः आंसर भी आपका यही रहा। टोटल भी निकाल लो, मतलब रिजल्टेंट निकाल लो तो रिजल्टेंट यही रहेगा, सॉरी है ना, हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर, है ना। ये देखो हाफ ओमेगा बी, एल की जगह आर स्क्वायर। अगर इसको भी आप आवृत्ति की फॉर्म में लिखना चाहते हैं वही होगा, क्योंकि वही ओमेगा बराबर आप क्या लिख देंगे, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ लिख देंगे। तो इसके कारण भी बी ए एफ वो का वही फॉर्मूला आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो छड़ की अपन ने पिछले लेक्चर में रेखिक गति ली थी, उससे अपन ने कोणीय वेग से गति के कारण प्रेरित विद्युत भागबल निकाल दिया, हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर। और इसका इस्तेमाल करके चालक शक्ति के कारण प्रेरित विद्युत भागबल निकाल दिया, हाफ ओमेगा बी आर स्क्वायर, है ना। अब उस एक से लिंक करते अपन चल रहे हैं। तो ये दो एप्लीकेशन होगी। यहाँ पर वही पोलैरिटी अगर आपसे पूछें तो पोलैरिटी में क्लियर है आपका सीन कि परिधि नेगेटिव की तरह बिहेव करेगी और सेंटर का बिहेव पॉजिटिव की तरह होगा। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होगा वो अब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप कॉपी तो वही कर रहे हो। अभी भी देखो छड़ इसी दिशा में, तो अगर उसको क्षण भर के लिए देखें तो इसी दिशा में जाती दिख रही, तो वही उसी की कॉपी है। इसमें पोलैरिटी तो वही जो हम शुरू से लिखते आ रहे हैं, जैसे अपन ने शुरू वाले चित्र में लिखी थी, है ना। अगली बात और लास्ट बात, आप देख रहे हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल हाफ ओमेगा बी एल आर बी आर स्क्वायर। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल में छड़ों की संख्या कहाँ आई? आपने तो इसे छड़ों में तोड़ा ना भाई। अब तो आपने चित्र बना ही लिया होगा, तो आपने तो ऐसी अनेक छड़ें मानी है, ऐसी अनेक छड़ों के रूप में इसको देखा है। तो छड़ें कहाँ फॉर्मूले में रिफ्लेक्ट हो रही? फॉर्मूले में छड़ें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं। इसका मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल छड़ों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो कोई न्यूमेरिकल आए, क्या एक साइकिल का पहिया है उसमें 25 ताने हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में घूम रहा है, तो उसमें ये ध्यान रखना कि वो 25 ताने जो बोल रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसमें छड़ों की संख्या कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है ना। तो बच्चों ये दो एप्लीकेशन कंप्लीट। अब तीसरी एप्लीकेशन, थोड़ी सी तीसरी एप्लीकेशन लेंदी है, इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा मैं थर्ड वाली एप्लीकेशन को, है ना। तीसरी वाली एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, समझिए आप। इंपॉर्टेंट जो आपको है वो अभी जो आज कराई, 1 मिनट में दिखा दूं, 1 मिनट, है ना। ये वाली इंपॉर्टेंट है ना, ये वाली इंपॉर्टेंट है ना। अब जो ओपन कर रहे हैं वह क्या नाम से, नेक्स्ट में दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। ये वाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर है ना। अब देख लो साहब, अब चुंबकीय क्षेत्र असमान है, असमान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में आयताकार लूप की रेखिक गति के कारण, रेखिक गति के कारण प्रेरित विद्युत
वाहक बल वह ऊर्जा संरक्षण है ना। तो एग्जाम वाइज तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि समझना तो अपने को सभी। तो सब अब पहली बार एक बंद लूप आपके सामने आया, ये देखो, यानी अब प्रेरित धारा भी निकालनी पड़ेगी। असमान चुंबकीय क्षेत्र, इस बार चुंबकीय क्षेत्र भी समान नहीं है, गति रेखिक है, घुमाना उमाना नहीं है ना। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की तो गणना करनी है और ऊर्जा संरक्षण भी सिद्ध करके दिखाना, मतलब लेंज का नियम भी सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो ये टास्क थोड़ा सा अच्छा टास्क है। एक दो टास्क और भी थी लेकिन अब हटा दी सिलेबस से, तो मैं उसमें रुचि नहीं ले रहा। अब इस पे कंसंट्रेट होते हैं। तो आयताकार लूप बना देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र असमान ले लेते हैं। मेरी बात को ध्यान रखना, अभी भी मैं चालक छड़ पर ही फोकसित रहूंगा, यानी जो मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन कराई थी अभी भी उसी पे फोकस रहेंगे अपन, क्योंकि रिजल्ट अभी भी वही जैसा आएगा, है ना। तो सब असमान चुंबकीय क्षेत्र को इससे दर्शाएं। ये इधर तो मैंने क्रॉस पास पास बता दिए, जहां मैंने क्रॉस को पास पास दिखलाया यहां पर तो आप समझ जाएं चुंबकीय क्षेत्र अधिक है B1, और इधर में ये क्रॉस को दूर दिखा देता हूं थोड़ा सा, है ना। ये मैंने क्रॉस को दूर दिखा दिया, तो इसका मतलब इधर चुंबकीय क्षेत्र कम है। यही तरीका हो सकता है दर्शाने में, और तो अपन क्या कर सकते हैं, यानी यहां पे लिख दूं मैं B1 ग्रेटर देन B2। ये अपने को जहन में रखना, थोड़ा सा उसको साफ साफ लिख देता हूं, क्योंकि अब थोड़ा चित्र वत्र सब ध्यान से रखना पड़ेगा आपको, वरना आपको फिर कहीं कंफ्यूजन हो गया तो मेरे को संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। यहाँ लिख देता हूं B1 ग्रेटर देन B2, है ना। ये मानते हुए अपन चल रहे हैं। आयताकार लूप, ठीक है, ये सब आयताकार लूप, ये अपन ने देखो ऊर्ध्वाधर भुजाओं पर ही मैं फोकस रहूंगा। मैंने आपको पहले हिंट दे दिया, है ना। मैं समझाता हूं, ये A, ये B, ये C, ये D। इस आयताकार लूप को भी मैं दो भुजाओं के रूप में देखूंगा, AD और BC। मेरा फोकस वही है ना साहब। ये सब भुजा की लंबाई L बता दी, है ना। मेरे फोकस होने से कुछ नहीं होता, वो ले दे के आपको ही वहीं आना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं फोकस दूंगा तो मैं और की तरफ देखूंगा ही नहीं, है, मैं और की तरफ भी देखूंगा, ऐसी बात नहीं। पर अब आप ही देखो ना, आप खुद देखो, AB है, छड़ है, AB को देखो, इधर ही मैं अभी ले जाने वाला हूं। ये देखो इधर ही वेग दिखाने वाला हूं मैं, ये V वेग से, है ना। अब L और V पैरेलल हो गए, AB में भी और CD में भी। अपन जानते हैं L पैरेलल V तो कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। तो मैं AB और CD का नाम भी क्यों लूं, क्योंकि वह चुंबकीय क्षेत्र में है। और आज आते ही मैंने ये आपसे समझाया, या कल पिछले लेक्चर में समझाया कि B पैरेलल टू V, B पैरेलल टू L और V पैरेलल टू L, इन तीनों स्थितियों में कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। तो भैया AB की लंबाई और वेग दोनों एक दिशा में, CD की लंबाई और वेग एक दिशा में, तो ये जो ऊपर वाली AB और DC या CD, ये क्षैतिज भुजाएं विद्युत वाहक बल प्रेरित कर ही नहीं सकती। तो इनकी क्या चर्चा करूं, है ना। अब सब बात को कंटिन्यू रखें, मैं कलर चेंज करके आपको बात समझाता हूं। डेल्टा T समय अंतराल में इसका विस्थापन अपन ने मान लिया असमान चुंबकीय क्षेत्र में डेल्टा X, ठीक है साहब। तो ये डेल्टा T समय अंतराल में भुजा A यहां आ गई और भुजा D यहां आ गई। ऐसे यहां भी देखें तो ये B डैश और ये C डैश, है ना, ठीक है।
कितना विस्थापन सब? डेल्टा एक्स, उधर भी और इधर भी। हर चीज को समझते जाना, ज्यादा कठिन तो ये भी नहीं है। तो सब डेल्टा टी समय अंतराल में चाल तो मैंने बताई थी, रेखिक वेग कितना है? कैपिटल वी। चित्र भी देखना सघन में जाएगा, डेंसिटी में जाएगा, चित्र गहरा बनेगा भी, है ना। बस आप सुनते जाओ, मजे लेते जाओ, है ना। तो सब रेखिक वेग v से यदि फ्रेम डेल्टा टी समय अंतराल में डेल्टा x दूरी तय करता है तो दूरी डेल्टा x, है ना, मैं थोड़ा समेट के लिखना चाह रहा हूं। दूरी डेल्टा x बराबर v डेल्टा t। हर को इक्वेशन दे दूंगा मैं। ये सब डेल्टा t समय अंतराल में ऊर्ध्वाधर AD और BC द्वारा तय की गई दूरी। ऊर्ध्वाधर वाले से ही कहेंगे क्योंकि वही चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चल रहे हैं, तो भुजा तो वही सर की, बाकी तो ऊपर वाले की तो प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा कर ही नहीं, है ना। अब सब ये जब डेल्टा x दूरी चली तो क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ है। आप देखो इतना क्षेत्रफल, मैं थोड़ा सा ऐसे डार्क कर दूं हल्का सा, ये देखो ये क्षेत्रफल डेल्टा टी समय अंतराल में चला गया है ना। तो सब इसलिए डेल्टा टी समयांतराल में तय क्षेत्रफल, है ना। मैं सोचा हूं जगह कम से कम लेते हुए चलूं। कितना लिख दूं? डेल्टा ए बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई तो एल और चौड़ाई डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स का मान आपका एक में ही ये रहा। तो सब या करके तय किया गया क्षेत्रफल कितना बता दूं? एल, और डेल्टा एक्स का मान रख दूं v डेल्टा टी। ये लो सब। तो प्रत्येक क्षण एडी, ऊर्ध्वाधर की बात करूंगा मैं, एडी और बीसी, है ना, इनके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल मैंने समीकरण 2 से बता दिया। स्वाभाविक क्षेत्रफल का परिवर्तन हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग है। क्षेत्रफल का परिवर्तन तो दोनों के लिए समान है, एडी और बीसी के लिए, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग है। तो सब एडी और बीसी से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, है ना सर। तो सब भुजा एडी से संबद्ध, एक जगह लिख देता हूं फिर दूसरी जगह डायरेक्ट, चुंबकीय फ्लक्स। बहुत ध्यान से समझना साहब, है ना। φ1 लिख दो इसको, φ1 b डेल्टा ए। अब चुंबकीय क्षेत्र b की जगह क्या लिखना पड़ेगा? b1। अब देखो ये मेरा हाथ है, आयताकार है, क्षेत्रफल की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में, तो बी ए कोस थीटा लिखना चाहिए ना मुझे, पर क्षेत्रफल की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दिशा में, तो थीटा बराबर 0, तो कोस 0 1। इसलिए मैंने बी ए कोस थीटा न लिखकर b1 डेल्टा ए ही लिख दिया। समझ में आ गई बात, है ना। लिखते तो अपन भाई फाई बराबर बी डॉट ए यानी बी ए कोस थीटा लिखते हैं, लेकिन ये कोस थीटा लिखने का है ही नहीं क्योंकि थीटा बराबर 0 है। b1 डेल्टा ए का मान ऊपर निकाल ही रखा आपने, कितना? एल वी डेल्टा टी, है ना सर। ये थोड़ा सा उधर जा रहा है सब, फिर भी चलो आगे ध्यान रखूंगा, है ना। समेट के लिख रहा हूं, इसी पे आ जाए। इसी प्रकार अब दूसरे में तो आपको दिमाग लगाने, भुजा बीसी, है ना, से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2, ऐसी के ऐसी नकल कर दीजिए, b2 LV डेल्टा टी। भाई चेंज ओनली किसका हुआ? b1 और b2, चुंबकीय क्षेत्र का ही चेंज हुआ है, बाकी तो सब सेम है। इसी आप देख ही रहो,
है ना, क्षेत्रफल का परिवर्तन दोनों समान कर रहे हैं। लेकिन जहां AD है, AD पर चुंबकीय क्षेत्र B1 है और BC पर चुंबकीय क्षेत्र B2 है। तो सब क्षणों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स देख रहे हो अलग अलग है, सेम नहीं है। इसका मतलब आयताकार लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है ना। अतः या इसलिए लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ये लो सब डेल्टा फाई है ना, φ1 माइनस φ2, सॉरी φ2 माइनस φ1 है ना। चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन में अंतिम माइनस प्रारंभिक लिखते हैं ना, तो उस हिसाब से देखो बहुत समेट के लिख रहा हूं और सजगता से लिख रहा हूं ना। डेल्टा फाई बराबर φ2 माइनस φ1, मान है इससे आपका देख लो आप, ये क्या रहा B2 माइनस B1 L V डेल्टा T। अब आपको समझ लेना चाहिए जब फ्लक्स का परिवर्तन हुआ है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होने से कोई रोक ही नहीं सकता, तो विद्युत वाहक बल तो प्रेरित होगा इससे ही, है ना। या इसको ऐसे लिख दूं, फ्लक्स में परिवर्तन की दर है ना, ये डेल्टा टी इधर ले लिया, B1 माइनस B2, सॉरी B2 माइनस B1, B2 माइनस B1, अब क्या रह गया LV। अब आप जानते हो B2 छोटा है, B1 बड़ा है, तो ये नेगेटिव है इससे, तो इस नेगेटिव को मैं बाहर ही निकाल देता हूं ना, ये देखो, या माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, तो यहां लिख दूं मैं B1 माइनस B2। भाई आप यूं मत समझिएगा कि मैं माइनस जानबूझकर लगा रहा हूं या माइनस लगाने में मेरी कोई दिलचस्पी है, नहीं, मैं माइनस लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन वो तो आ ही रहा है ना। आप B2 में से B1 घटाएंगे तो B2 तो छोटा है, B1 बड़ा है ना, B2 छोटा है, B1 बड़ा है, तो स्वाभाविक है माइनस तो उसमें आ ही रहा है, उसको बस बाहर निकाल दो। ये सब अपन ने निकाल दिया, इक्वेशन 3 है ना। अब क्योंकि फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से तो सभी जानते हैं, फैराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है, तो माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ई। तो सब इसलिए इसकी जगह क्या लिख दूं, ई, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर B1 माइनस B2 LV। अब आप अगर देखो तो ये भी वही VBL ही आ रहा है ना। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वो एक की कॉपी बनती रहेगी बार बार। ये भी अगर आप देखें तो VBL के रूप में प्रेक्षित होगा, बस चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग है, तो यहाँ B1 माइनस B2 आपको दिख रहा है ना। तो ये देखो सब प्रेरित विद्युत वाहक बल वही आया, बिल्कुल सिंपल तरीका था। डेल्टा टी समय अंतराल में रेखिक वेग v से चली गई दूरी डेल्टा x बराबर v डेल्टा टी, स्वाभाविक है डेल्टा टी समय अंतराल में तय किया गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख दी, ये आ गई। अब स्वाभाविक है जब चली तो क्षेत्रफल में परिवर्तन है, क्षेत्रफल का परिवर्तन तो बराबर है, देखो ना। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग है, तो भुजा से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, φ1 से भी चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध हो चुका, सॉरी AD से भी और BC से भी संबद्ध हो चुका। तो स्वाभाविक लूप में देखें, ओवरऑल देखें, है ना, ओवरऑल देखें तो लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तो हुआ है, क्योंकि एक ज्यादा और एक कम है ना। तो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा ही। अब क्योंकि ये बंद लूप है, ये बंद लूप है, तो धारा भी आपको निकालनी पड़ेगी, है ना। तो पहले निकाल तो देता हूं, फिर दिशा में दिखाता हूं, फिर ऊर्जा संरक्षण की बात करेंगे, है ना। तो पहले मैं प्रेरित धारा दिखाता हूं। यदि इस बंद लूप का प्रतिरोध
कैपिटल आर है। तो प्रेरित धारा है ना, तो सब डायरेक्ट निकालता हूं या यूं लिख देता हूं, लूप का प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो प्रेरित धारा, ये ध्यान रखना, बंद परिपथ में धारा होगी, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। I इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ई की वैल्यू ऊपर है से कितनी, B1 माइनस B2 L, सॉरी इसको ब्रैकेट में कर दूं, B1 माइनस B2 LB अपॉन कैपिटल आर। ये सब प्रेरित धारा भी निकाल दी मैंने, है ना। इक्वेशन नंबर उसको 5 लिखना चाहता हूं मैं, 5 दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने उसको मिटा दिया, ठीक है। ये सब प्रेरित धारा। तो जब भी क्लोज सर्किट हो धारा निकाली, धारा निकालना अनिवार्य है। ओपन सर्किट में तो धारा हो ही नहीं सकती। अब सब थोड़ा सा धारा की दिशा पे आते हैं, फिर बल की बात करेंगे, फिर ऊर्जा संरक्षण की बात करेंगे। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं। अब देखो, फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा किसके, एडी के। छड़े वैसी रखी जैसे मैंने पिछले लेक्चर में रखी थी। बीसी से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन कम है, φ2 लेस देन φ1। उसका कारण अपन ने बता ही दिया ना, आप तो ये देख लो, φ1 और φ2 तो कौन बड़ा, स्वाभाविक है φ1 बड़ा है। φ1 किससे संबद्ध है, एडी से, और φ2 किससे संबद्ध है, बीसी से। ये बड़ा क्यों है, क्योंकि B1 ग्रेटर देन B2। ये तो हम जानते हैं कि इन दोनों को हम क्षणों के रूप में देखें तो ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, इधर देखें तो ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव, ये तो शुरू से। लेकिन अब यूं देखो आप, हु इज पावरफुल पॉजिटिव एंड पावरफुल नेगेटिव, तो आप देखेंगे तो फ्लक्स का परिवर्तन अधिक किस में हुआ है, एडी में, क्योंकि हाई से लो में गया है, उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में गया है। तो क्षण जो ऊर्ध्वाधर है, चाहे आप इससे पहले वाले लेक्चर में देखो आप, है ना, ये देखो, इससे चले पहले ये जो क्षण ऊर्ध्वाधर देखो, ये नीचे नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है। अपने इसमें भी यही हुआ है, जो अपन ने किया उसमें भी यही है ना। लेकिन प्रेरित विद्युत वाहक बल एडी के सिरों पर बीसी से अधिक होगा, और हम जानते हैं धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो सब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, तो हमने यहां देख लिया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल ए के सिरों पर बी की तुलना में ज्यादा है। तो धारा की दिशा ए बी सी डी, ये मैं आपको अगले उस पर लिखा देता हूं, फिर वापिस से आना पड़ेगा मेरे को बार बार, है ना। तो अब मैं उस अगले वाले पे आपको दिखाता हूं धारा की दिशा, है ना। तो सब अगले वाले पे आओ आप, धारा की दिशा, ठीक है। चलो सब उस पर जाना रहेगा अपने को बार बार। धारा की दिशा, है ना, धारा की दिशा क्या रही, ए बी सी डी ए, है ना। चलो सब धारा की दिशा आपने देख ली, है ना। अब धारा की दिशा के बाद अब अपन बल देख रहे हैं, ठीक है। बल वही फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अब थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि बार बार इधर आना संभव नहीं हो पाएगा अपना, इसे एक बार ध्यान से देख लेना। पहले मैं आपको ए बी और सी डी पे दिखा देता हूं, है ना, यानी यहां पर और यहां पर बल दिखा देता हूं, ये F1 और ये F2, ठीक है। अब इस दिशा मैंने पहले से दिखा दी, चलो प्रूव करके दिखा देता हूं ना। ये धारा की दिशा,
चुंबकीय क्षेत्र संकेत उंगली से, तो देखो बल अंगूठे से ऊपर की तरफ, तो ए बी पर बल की दिशा दिखा दी। अब आ जाओ नीचे वाली पर, है ना, देखो ध्यान से, ये धारा की दिशा है ना, मध्यमा से, चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर ही रहेगा, बल F2 नीचे की तरफ। अब देखो F1 और F2 दोनों समान हैं, विपरीत दिशा में है ना, इनका परिणामी शून्य ही होगा। चलो F1 बराबर F2 लेकिन विपरीत दिशा में। अब आ जाओ ऊर्ध्व भुजाओं पर, तो मैं लिखता भी जाऊं सब, है ना, क्योंकि फिर मेरे साथ दिक्कत हो जाएगी, लिखूंगा नहीं तो, है ना। ये सब F1 है ना, लिख देता हूं यहां, बल F1 और F2 दोनों का परिणामी क्या हो गया, शून्य, क्योंकि ये दोनों परिमाण में समान है लेकिन एग्जैक्ट विपरीत है। ठीक है, पेन थोड़ा दूसरे कलर का ले लेता हूं, है ना। अब अपन देखें ऊर्ध्व भुजाओं की बात करें। ऊर्ध्व भुजा है ना, ऊर्ध्व भुजा में कौन सी रही, एक तो BC और एक DA, है ना, BC व DA के लिए, सॉरी BC और DA के लिए, है ना, चलो कोई भी कैसे ही बोल दो, के लिए अभी देख लेंगे, उधर आपको कंफर्म करा देंगे, है ना। पहले BC की बात कर लेंगे, फिर DA की बात कर लेंगे, तो पहले BC, है ना। अब आप आ जाओ उधर, चित्र देखते हैं ना, देखो पहले AD या DA कह दो, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, है ना, धारा ऊपर, ये देखो मैं कैसे दिखाऊं आपको, धारा ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, बल किधर, इधर लेफ्ट साइड में, ये F3 लेफ्ट साइड में, ठीक है, F3 लेफ्ट साइड में। BC पहले, BC नहीं दिखाएंगे, चलो BC भी निकाल के चलते हैं अपन, है ना। ये देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर, धारा नीचे, बल इधर, ये F4 है ना, तो BC पे मैंने F4 लिख दिया, ये राइट साइड में, है ना। चलो सब BC मैंने राइट साइड में, ठीक है। अब आ जाइए, BC पे मैंने F4 बताया, तो F4 लिख दो, क्लियर। बल कितना, ILB, है ना, ILB की जगह B2, है ना, किधर, दाईं ओर, दाईं ओर। मैं एक बार उधर ले जाऊंगा आपको, कौन से फॉर्मूले से, अपन जानते हैं फॉर्मूला कौन सा है, चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की चालक छड़ में प्रवाहित धारा के कारण बल, या यूं कह दें चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, है ना। तो F बराबर IL क्रॉस B से, L और B लंबवत है, L तो बोर्ड के तल पर है, B तल के लंबवत अंदर की तरफ है ना। तो ये मैं एक और बात दिखाऊंगा आपको, अपने को DA की बात करनी है, DA कह दो चाहे AD कह दो, AD पे मैंने दिखाया बल F3, वो भी IL, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में कितना है, B1, ये किधर, बाईं ओर, ठीक है सब, बाईं ओर। तो सब एक बार मैं बस उधर आपको ले जाके खटाखट दिखा देता हूं, फिर मेरा काम खत्म, है ना, तुरंत दिखा देता हूं, देख लीजिए। ये देखो BC, ये राइट साइड में, लंबाई कितनी है इसकी छड़ की, L, BC की लंबाई L है, वेग कितना है, V, चुंबकीय क्षेत्र B2, चलो ठीक है। फिर मैंने AD बोला, AD पर बल F3 है, किधर है, लेफ्ट साइड में, चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B1, छड़ की लंबाई L और V है इसी। तो सब अब आ जाओ अपन परिणामी बल की तरफ, है ना। अतः
परिणामी बल। परिणामी बल की बात करेंगे तो F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। अब देखो आप खटाखट, अब टाइम नहीं है ज्यादा अपने पास, कुछ भी करना नहीं है अपने। ये दोनों का परिणामी तो 0 है, ये लिख रखा, ये रहा, ठीक है। F3 किधर है? बाईं ओर, है ना, और F4 किधर है? दाईं ओर। अब क्योंकि आप जानते हो B1 ग्रेटर देन B2 है ना, B1 ग्रेटर देन B2 है, तो बताओ ज्यादा कौन हुआ? स्वाभाविक के अधिक कौन है? बाईं ओर, F3 ज्यादा है, और कम कौन हुआ? F4। तो परिणामी बल डायरेक्ट क्या लिख दूं? F बराबर, ज्यादा में से कम घटा दो, B1 माइनस B2 IL, ठीक है ना। किधर रहेगा ये परिणामी बल? इसकी दिशा बाईं ओर है ना। खड़ा कर देख लो आप, B1 ग्रेटर देन B2 है तो उधर जाने की जरूरत ही कहाँ है? सीधा सीधा दिख ही रहा है आपको कि B1 गया तो बाईं ओर परिणामी बल है। लेकिन उधर जाने के लिए एक चीज दिखा देता हूं मैं आपको। आप इस फ्रेम को किधर ले जा रहे हो? आप तो इधर ले जा रहे हो, मतलब आप तो दाईं ओर ले जा रहे हो, है ना। तो दाईं ओर ले जा रहे हो तो आपको तो बल लगाना पड़ेगा बाहर से, है ना, क्योंकि अगर आप बाईं ओर ले जाते हैं तो बाईं ओर तो चुंबकीय बल खुद सपोर्ट कर रहा है। दाईं ओर यहां लिख देता हूं भाई, हम छड़ को किधर ले जा रहे हैं? दाईं ओर, जबकि चुंबकीय बल किधर काम कर रहा है? चुंबकीय बल काम कर रहा है बाईं ओर। तो सब चुंबकीय बल के विरुद्ध दाईं ओर कितने विस्थापन? डेल्टा एक्स विस्थापन के लिए किया गया कार्य। बस सिंपल हो गया काम, है ना। तो सब ये इतनी सी बात थी। अतः दाईं ओर डेल्टा एक्स विस्थापन के लिए किया गया कार्य करना पड़ेगा साहब। अब किया गया कार्य कितना? तो किया गया कार्य बल इंटू विस्थापन। अब बल कम से कम इतना तो लगाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बाईं ओर लग रहा है और आप किधर ले जाना चाह रहे हैं? दाईं ओर। तो आपको कम से कम चुंबकीय बल के बराबर बल लगाना पड़ेगा, है ना। तो सब F का मान रख दीजिए B1 माइनस B2, है ना, IL, है ना। डेल्टा एक्स कितना लिखा था आपने? डेल्टा एक्स आपने लिख ही रखा है, V डेल्टा T, ये साहब V डेल्टा T, ये अपन ने शुरू में लिख दिया था। मैं खटाखट थोड़ा बताता चलूं, क्योंकि बार बार पेज चेंज करने में भी, ये देखो V डेल्टा T, है ना। तो सब डेल्टा एक्स विस्थापन में बल द्वारा किया गया कार्य, इतना कार्य किया गया। I का मान रखो, I का मान मैं आपको दिखा देता हूं, फिर वापस वहीं ले जाना पड़ेगा मेरे को। ये देखो I का मान यहां से रख दो, ये B1 माइनस B2 LV अपॉन R, समीकरण 5 से ना। तो सब 5 से I का मान रख, तो कार्य कितना हुआ साहब? B1 माइनस B2, है ना, LV डेल्टा T। I का मान रखता हूं सब, I का मान कितना था? B1 माइनस B2 LV अपॉन कैपिटल R। एक बार चेक कर लेता हूं, समीकरण 5 से अपन ने रखा है तो वही रखा है कि कोई चेंज हो गया है ना। तो ये देखो आप B1 B2 LV अपॉन कैपिटल R। चलो साहब ऐसा कैसा रख दिया, अभी काम आ जाएगा वापिस, है ना। ये B1 माइनस B2 LV अपॉन R। तो कितना कार्य क्या है? वर्क डन W इज इक्वल टू B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, ठीक है। L स्क्वायर V स्क्वायर, L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन कैपिटल R। थोड़ा सा मेरे को जगह चाहिए, इसको यहां से हटाता हूं, थोड़ा मैं इसको
लिख देता हूं, स्पेस बना के लिखता हूं, देखो सब है ना, यहां लिख देता हूं तो समझ जाओगे आप। W बराबर कितना, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। L स्क्वायर V स्क्वायर, L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन कैपिटल R और ये डेल्टा T। इतना कार्य आपने फ्रेम को विस्थापित करने में किया डेल्टा T समय में। डेल्टा X विस्थापन में आयताकार फ्रेम को चलाने में इतना कार्य आपके द्वारा किया गया है। अब ये कार्य किस में रूपांतरित हुआ, विद्युत ऊर्जा में। जब ये कार्य विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हुआ तो फ्रेम में धारा प्रवाहित हुई, और जब फ्रेम में धारा प्रवाहित हुई तो धारा प्रवाहित होते ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो डेल्टा T समय अंतराल में उत्पन्न ऊष्मा, मैं इसको थोड़ा सा यूं कर दूं, है ना, डेल्टा T समय अंतराल में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर I स्क्वायर R डेल्टा T। इतनी ऊष्मा उत्पन्न जो अपन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के समय पढ़ चुके, धारा विद्युत की में अपन ने पढ़ा था कि जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती तो ऊष्मा उत्पन्न होती है ना। इतनी ऊष्मा उत्पन्न हुई। H I की वैल्यू रखो, तो I की वैल्यू ये निकाल ली थी अपन ने समीकरण 5 से, है ना। इसकी वैल्यू रखो तो B1 माइनस B2 L V अपॉन R, इसका तो करना अपने को होल स्क्वायर इंटू R डेल्टा T। इतनी ऊष्मा उत्सर्जित हुई तो H बराबर B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर, R स्क्वायर होगा, एक R कट जाएगा, R डेल्टा T, है ना। तो सब आपने जब धारा प्रवाहित मानी यानी यांत्रिक कार्य का ऊष्मा में रूपांतरण देखा तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई, वो समीकरण 20 से आ गई। अब देखो आपके द्वारा फ्रेम को विस्थापित करने में किया गया कार्य या यांत्रिक कार्य ये रहा, ये तो था सब यांत्रिक कार्य, ठीक है। और उत्पन्न ऊष्मा कितनी, ये रही सब उत्पन्न ऊष्मा। अब जितना आपने कार्य किया उतनी ऊष्मा उत्पन्न हुई, है ना। देखो बाय इक्वेशन A एंड B, इक्वेशन A व B से देखो आप किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा के बराबर है। लेंज भी यही कहते हैं कि यांत्रिक कार्य का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में हुआ है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है ना। यही बात लेंज ने कही थी कि सब चुंबक को पास लाते हैं और दूर ले जाते हैं, दोनों समय हमें यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, और ये यांत्रिक कार्य बंद लूप में विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रेक्षित होता है ना। यानी यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हुआ है, जो लेंज ने कहा था उसकी ये पुष्टि हो गई। तो साहब ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है ना, मैंने आपसे बता दिया एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है ना। पर ठीक है, देखा आपने टॉपिक किस तरह का रोचक, तो ही से धारा की दिशा भी आ गई और भी आगे, है ना। अब सब बाकी अब अगले एपिसोड में लेंगे, आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।